लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद गर्व से कहा कि पिछले 15 महीने में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। आइए, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि उनकी सरकार पर उर्मिलेश जी एक भी आरोप नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं क्या वो सुषमा स्वराज पर लगे आरोप, वसुंधरा राजे पर लगे आरोप, शिवराज चौहान पर लगे आरोप, उनको भूलने की कोशिश करते हैं? देखिए, हमारे देश में खासकर सियासत में आवाज़ों का बड़ा महत्व है। जो जितनी तेज़ आवाज़ और शिद्दत के साथ बोलेगा, लोग मानते हैं कि वो सही कह रहा है। लेकिन देखिए, इस बार प्रधानमंत्री जी के भाषण में मैं पहले से भी सुनता रहा हूँ, न खाएंगे न खाने देंगे, उस तरह का जो आत्मविश्वास है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, शायद इसीलिए नहीं था, आवाज़ भले तेज रही हो, कि संसद में इसी मुद्दे पर सारा कुछ हुआ। मैं कांग्रेस ने जो किया उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, कतई उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने जो किया वो गलत किया, लेकिन ये बात सही है कि अगर राहुल गांधी जो एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अगर कहा कि आपको बताना होगा कि क्या, उनके शब्दों को यूज करना मैं ठीक नहीं समझता हूं एक जर्नलिस्ट के रूप में, लेकिन उन्होंने सीधे विदेश मंत्री पर आरोप लगाया और कर दिया विदेश मंत्री ने कहा कि गलत आरोप है, और साफ उन्होंने कहा कि गलत आरोप है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बताइए, आप फैक्ट्स दीजिए, और आज तक फैक्ट्स नहीं आए। और प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में उन बातों को आकर के सिरे से खारिज नहीं किया। खारिज अगर उन्होंने कर दिया होता तो शायद उनके आत्मविश्वास में और उनकी राजनीतिक सोच में एक और चीज जड़ती। लेकिन मुझे जब तीन इतने बड़े आरोप लग गए हो प्रधानमंत्री की सरकार पे, क्या आपको लगता है नलिनी जी ये कहना ठीक है कि मेरी सरकार पे कोई भी आरोप नहीं है, मेरी सरकार बेदाग है? ये पार्लियामेंट सेशन में क्या हुआ, मीडिया की कवरेज में क्या हुआ, इतने बड़े-बड़े आरोप लगे? प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कुछ नहीं कहा, हालांकि विपक्ष ये मांग उठाता रहा। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आज जो मुझे लगा, जो उनके अभी आपने शब्द सुनाए भी, उसमें उन्होंने पहली बार इसका खंडन किया। उन्होंने तीनों अपने नेताओं को बिना नाम लिए उनका संबोधन जो हुआ उन पर सब कुछ, उस पे उन्होंने ये एक किस्म से उन्होंने अपना पलटवार किया कि नहीं, ये नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे कहती हूँ, एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा 6,500 करोड़ ब्लैक मनी वापस आया है, माने हर भारतीय को 50 रुपए तो उसके खाते में आ गए हैं। 15 लाख अभी आने बाकी थे, तो उसमें से अब 14,90,000 50 रुपए आ गए। 15 लाख देने तो 50 रुपए से कैसे होगा संबित बाबू? लेकिन हो जाएगा, आहिस्ता। मुझे लगता नहीं, अब होगा कि नहीं वो तो संबित पात्रा बताएंगे, लेकिन 50 रुपए आ गए। एक लास्ट चीज मैं कहूँगी, उन्होंने राज्यों के बारे में बहुत कम कहा। मैं ये समझती हूँ कि जीएसटी वगैरह जो होना है, अब इनको राज्यों की बहुत ज्यादा, व्यापम की सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, साथ ही साथ संबित सुषमा स्वराज पर आरोप लगते हैं, वसुंधरा राजे पर आरोप लगते हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार बेदाग है। राहुल, मैं एक बहुत अलग तरीके से इसका जवाब दूंगा। जितने लोग पैनल में बैठे हैं, मुझे लगता है मेरा सबसे कम अनुभव रहा है राजनीति में और वैसे भी जीवन में। अब देखिए, इतने वर्ष तक 15 अगस्त हिंदुस्तान में 69 इयर्स तक बनता रहा। नेहरू जी को लोग सुनने के लिए उत्सुक जरूर रहे होंगे, इंदिरा जी को सुनने के लोग उत्सुक रहे होंगे, मगर मैं अपने कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ में इतना जरूर कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार 6 बजे लोग उठ के नहा धो के टीवी के सामने बैठ के सुनते हैं, और हम तमाम लोग डिबेट करते हैं, ये 10 वर्षों से लैग कर रहा था। क्यों लोग सुनना चाहते हैं? विश्वास है, लोगों को पता है कि परिवर्तन यहीं से आरंभ होता है। हाँ, 19-20 डिस्कशन करना, ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, होना। मेरा सवाल कुछ था, आपका जवाब कुछ और। 15 लाख आना, मेरा सवाल ये था कि सुषमा स्वराज पर आरोप लगे, वसुंधरा राजे पर आरोप लगे, शिवराज सिंह चौहान पर सीबीआई की जांच जब शुरू हो गई, उसका आप जवाब ही नहीं दे रहे, आप तो इलेक्शन स्पीच दे रहे हैं। तीनों का जवाब दे रहा हूं। उर्मिलेश जी ने कहा कि सुषमा जी को लेकर राहुल जी ने कुछ पूछा, जो कि वो खुद नाम नहीं बोलना चाहते, और किसी ने जवाब नहीं दिया। उर्मिलेश जी, राहुल जी ने सुषमा जी से पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। 7 क्वेश्चन में से ये भी एक क्वेश्चन था। क्या सुषमा जी ने संसद के पटल पे खड़े होकर नहीं कहा कि मेरे पति ने और मेरी पुत्री ने 1 पैसा नहीं लिया, बल्कि आप मम्मा से पूछिए जाकर कि आपके डैडी ने क्वात्रोची से और एंडरसन से कितने पैसा लिया। क्या मम्मा ने पूछा या बताया? मम्मा ने मुन्ना को बताया कितना पैसा लिया था उन्होंने? मम्मा ने भी नहीं बताया। हमने तो बता दिया। जब आप ये कहते हैं, आप भूल जाते हैं कि सुषमा स्वराज ने जो कहा उसमें एक अहम पेच था, और वो ये
कि उन्होंने कहा कि पासपोर्ट केस में मेरे पति ने पैसे नहीं लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी परिवार से हमने पैसे नहीं लिए, क्योंकि के मोदी जो कि ललित मोदी के पिता हैं, वो रिकॉर्ड पे आए कहते हुए कि 22 साल से वो हमारे फैमिली रिटेनर है, यानी हर महीने उनको मोदी परिवार की तरफ से स्वराज परिवार को पैसा मिलता है। ये बयान वो कह चुके हैं कैमरे के सामने। 22 साल से रिटेनर है। तो सुषमा स्वराज ने भी जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि पासपोर्ट केस में मुझे पैसे नहीं मिले, ये नहीं कहा कि मोदी परिवार से पैसे नहीं मिले। फर्क है उसमें संबित बाबू। का टकराव यहाँ आता है, आप इनकार नहीं कर सकते। किसी भी स्टैंडर्ड से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बता देता। सुन लीजिए राहुल, आपको मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए 2008 या 9 तक ललित मोदी भगोड़ा ना था, न किसी प्रकार का उनके ऊपर कलंक था। वो तो बल्कि देश का हीरो बना हुआ था, सभी लोग फोटो खिंचाते थे जा जाके उसके साथ। वो हिंदुस्तान में आईपीएल कंडक्ट करता था। इसलिए 2008 से लेके उससे 20 साल पहले तक अगर कोई उसका वकील था तो क्या वो अन्यायपूर्वक था, क्या वो न्याय संगत नहीं था? और रिटेनरशिप तो एक कॉमन चीज होती है। आप पूछ लीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी से लेके कपिल सिब्बल तक जितने तथाकथित बड़े नेता हैं, ये सारे रिटेनरशिप में हैं। कोई चिट फंड स्कैम का केस लड़ रहा है, कोई इंदिरा गांधी के हत्यारे का केस लड़ रहा है, नलिनी सिंह जाके हसन अली का केस लड़ रही थी जब चिदम्बरम ने ईडी का नोटिस हसन अली को इशू कर रखा था। तो नलिनी चिदम्बरम के लिए मैं कह रहा हूं कि वो हसन कह रही बेचारी, वो तो वकील भी नहीं है, केस लड़ रही थी वो किसी की रिटेनर नहीं है। नहीं, मैं नलिनी चिदम्बरम जी के लिए कह रहा हूं, तो नलिनी जी भी जानती हैं। मगर मुख्य विषय यह है कि 2008 से पहले जो व्यक्ति भगोड़ा नहीं था उसका कौन वकील था, उसके ऊपर प्रधानमंत्री क्यों जवाब दे, मुझे समझ में नहीं आता है। आज मैं कांग्रेस के अखिलेश जी आप मानते हैं ये मम्मा कब बोलेगी? अखिलेश जी आप मानते हैं कि ये बात सही है कि मोदी एक तरीके से तो ठीक कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज का मुद्दा अगर हम छोड़ दें तो वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान पे जो आरोप लगे वो सीधे सीधे अब पीएम और उनकी सरकार से जोड़ के नहीं देखते। सुषमा स्वराज का आरोप जुड़ता है सरकार से क्योंकि वो सुषमा स्वराज मोदी की मंत्री थी, लेकिन बाकी आरोप किसी तरीके से सीधे मोदी सरकार से नहीं जुड़ते हैं। मैं बहुत थोड़ा समय दीजिएगा, पहले आपको इसी सवाल का जवाब दे दूं कि कैबिनेट की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी बात, ये बीजेपी दुनिया की अकेली पार्टी है कि जो स्वयं आत्म प्रशंसा और पर निंदा के आधार को मानते हुए चलते, क्योंकि कोई प्रशंसा करे या ना करे अपनी प्रशंसा स्वयं कर दो, दूसरे के प्रशंसा का इंतजार मत करो। तो वही माननीय मोदी जी कर रहे हैं, वही हमारे माननीय, अरे वो आप पे थोड़ी निर्भर करेंगे प्रशंसा करने के लिए, राहुल गांधी और आप थोड़ी उनकी प्रशंसा करेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूं, वही तो ये स्वयंभू का जो प्रचलन बीजेपी ने हिंदुस्तान की राजनीति में स्वयं किया है, हम उस पर बहस नहीं, हम मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं। कि जो कहता है कि भ्रष्टाचार, अरे जिसने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना रखा है वो कह रहा है हम भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। क्या हुए वो आपके वादे? कैसे आरटीआई को कमजोर किया? कितने जद्दोजहद के बाद सीवीसी बनी? क्या हुआ? कहां गया लोकपाल? जी चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अखिलेश जी, ब्रेक के बाद मैं फौरन लौट रहा हूं और इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा, आप देखते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने भाषण में जिक्र किया टीम इंडिया का। उन्होंने कहा कि वो कप्तान है और 125 करोड़ देशवासी उनकी टीम के सदस्य। प्रधानमंत्री बार बार टीम इंडिया का जिक्र करते हुए, उर्मिलेश जी क्या संदेश है यहाँ पे? टीम इंडिया कहकर क्या साबित करना चाहते हैं मोदी? प्रधानमंत्री जी जब भी टीम इंडिया की बात कहते हैं तो अंदर से मैं बहुत खुश होता हूं भारत के एक नागरिक के रूप में, और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं टीम इंडिया के नारे के इम्प्लीमेंटेशन और अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया देखता हूं तो मैं भयभीत होता हूं। सवाल इस बात का है कि संसद जिसको उन्होंने सर नवाकर प्रवेश किया था वहाँ टीम इंडिया नहीं दिखाई देती। जब आप राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं, जो विचारों से अलग हैं, उनके प्रति इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल टॉलरेंस दिखाई देना चाहिए, वो कम दिखता है। इस देश के करोड़ों करोड़ जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर एक खास किस्म के अल्पसंख्यक जो कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा इस देश में हैं, वो अगर फील करते हैं 1.25 साल के दौरान कि प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो उनको भी भरोसा होता है कि जरूर कुछ करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी, आनुषंगिक संगठन, नागपुर मुख्यालय से संचालित जो लोग हैं वो उनको डराते हैं। और ये महाराष्ट्र में केवल नहीं है, ये गुजरात में सिर्फ नहीं है, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह देखा जा रहा है। तो एक सेकंड राहुल, बस मैं कंक्लूड कर लूं। अगर तीस्ता सीतलवाड़, मैं एक नाम ले रहा हूं जस्ट,
अगर उनको ये फील होता है कि उनकी, अगर मैं नहीं जानता कितनी बड़ी गलती कितनी छोटी गलती है, लेकिन उनको फील होता है कि विक्टिमाइज किया जा रहा है इस महान डेमोक्रेसी में, और टीम इंडिया की वो भी पार्ट है भारत के नागरिक के नाते, उनको अगर फील होता है कि उनको सिर्फ इसलिए सताया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं दिखता सत्ता में, कहीं अगर योगेंद्र यादव को अगर जंतर मंतर पर उनको गिरा कर उनका कपड़ा फाड़ते हुए ले जाती है पुलिस, तो वहां नहीं दिखाई देता। चलिए, अहम बात आपने उठाई कि टीम इंडिया है, तो टीम इंडिया का सदस्य हर वो शख्स है जो कि देश का नागरिक है, न केवल वो शख्स जो कि मोदी को वोट देते हैं, जो कि बीजेपी को वोट देते हैं, जो कि मोदी और बीजेपी को पसंद करते हैं।